बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। मौसम खुशगवार है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। अभी अभी मैं टीवी में देख रही थी जी। खुशगवार मौसम में मूड भी खुशगवार होते हैं। और हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये प्री मानसून है, बारिशें होंगी, तो एक तो आपने ड्राइव एहतियात से करना है। सेकेंडली खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट के वाक़यात होने या फिर छतें गिरने के वाक़यात जो हैं इस तरह के मौसम में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो बड़े वाक़यात हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि जब आप नमाज के बाद दुआ करें, जहाँ सारी इंसानियत के लिए आप दुआ करते हैं, उस वक्त हमारे उन भाइयों के लिए जो मुसलमानों की सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, उनको भी अपनी दुआ में याद रखा करो। हम सुकून से सोते हैं और रात को अल्लाह के लिए, इस मुसलमानों के लिए, इनकी हिफाजत के लिए पहरा देते हैं, उनको भी अपनी दुआ में याद रखना। ये आज की अच्छी बात थी, आपके साथ शेयर की। खबरें क्या हैं आज की? पहली खबर, 9 बजते ही बाजार, शॉपिंग मॉल्स बंद, हुकूमत का बिजली बचाओ मुहिम, खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील। शहर लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने पर गौर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर और डीसी रवां हफ्ते ब्रीफिंग देंगे। ई चालान का खसारा, ट्रैफिक वार्डन पर 20 करोड़ का हदफ बढ़ गया, दीगर जुर्मानों और फीस की मद में 6 अरब 3 करोड़ इकट्ठे करने हों। और इसके बाद इंतखाबात तक असलहा लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला। खबरें आप जान चुके हैं। इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं? हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम और रिजवान नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम की जो खबरें हैं वो तो हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं। डिटेल्स की तरफ जाते हैं। कुछ ताजी रहनुमा कल हमें इस मामले पर जो है वो उनकी जानिब से गम व गुस्सा भी पाया गया। खैर, कल शाहिद सिपरा साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर ये इकदाम उठा भी लिया जाता है तो उस लेवल पर आप बिजली की बचत नहीं कर सकते हैं, कोई फ़ायदा उससे एज सच नहीं होगा। फिर भी अब हुकूमत की तरफ से क्योंकि फैसला आया है, अमल दरामद तो इस पर होगा, खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील होंगी। जी उमर, कैसे देखते हैं आप ये फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप अभी बात का आगाज़ कर रही थी कि मार्केट्स 9 बजे बंद होंगी, और अना आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा तो ताल्लुक भी ऐसे इलाके से है जहाँ पे हर जगह अब तो घरों के अंदर भी मार्केट्स, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं इस्लामपुरा वाली साइड से। तो वहाँ पर जिस रिपोर्टर का आप बात करी थी कि जी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ यकीनन फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने बड़ी गलत आदत अपना ली। मुझे कुछ ताजरों के फ़ोन आए जो मेरे जानने वाले हैं, उनके आए कि जी 9 बजे वाला बड़ा जुल्म है। और इवन हम भी दफातर से अपने घरों में जो है वो 7:30 8 बजे के बाद पहुँचते हैं, कोई 8 बजे पहुँचते हैं, कोई 7:30, चाहे वो रिजवान साहब हो चाहे आप। लेकिन अब ये देखें, पूरी दुनिया में सिस्टम क्या ना, पूरी दुनिया में सिस्टम ये है कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये मैं आपको दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहा हूँ, यूरोप हो, रिजवान भाई और मैं, हम इकट्ठे सारे ममालिक हमने विज़िट किए, तो वहाँ पे 6 बजे के बाद ना दुकानें मेन बंद हो जाती हैं। लेकिन उमर, यहाँ पे तो आप देखें ना, उस टाइम पे एक तो दुकानें, रिजवान साहब आप भी एग्री करेंगे, खुलती नहीं। दूसरा, हमारे शहर की तो रौनकें इससे मुंसलिक हैं कि रात गए ये सिलसिला चलता रहता है। फिर कल तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी हुई है। अब शाहिद सिपरा साहब कह रहे थे कि ये जो 500 मेगावाट ऐड हो जाएगी बिजली, ये उतनी नहीं है, दुकानें बंद करने से एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर क्यों? मुझे तो लगता है कि आप एक तरफ लोगों के लिए भी परेशानी का, आपने कहा
अब अगर 7-8 बजे हमने घर में तमाम वो लोग मर्द हजरात अपने कामों से वापस आ रहे हैं, एक रिपोर्टर की हैसियत से सिपरा जरूर अपनी बात कर रहे होगा, लेकिन वो बात मैंने तो कहा, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ उससे। उन्हें के लाहौर के अंदर इतनी ट्रैफिक, वो क्या नाम है, बिजली चल रही होती है, आप मार्केट्स के जाके देखें, उन्हें क्या पता कि जो अंदरूने लाहौर के अंदर क्या हालात होते हैं। तो वो आप उनकी बात इस वक्त में आपकी शालम मार्केट जो है वो शाम तक बंद हो जाती है, रात को तो वैसे ही ऑलमोस्ट वहां पर मगरिब के टाइम। देखें, पहला 15-20 दिन ताजरों को मुश्किलात होंगी, उन्हें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। सुबह जल्दी जागना होगा, रात को जल्दी जो है वो दुकानें बंद करना पड़ेंगी। यहाँ तो 12 बजे से पहले आपको होलसेल की दुकानें जो हैं वो सिर्फ खुली होती हैं, बाकी आदात चेंज होंगी ना, आदात चेंज होंगी। आप देखें, सिर्फ बेकरीज, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स और ये ढाबे जो हैं, नाश्ते के पॉइंट्स हैं, ये खुले होते हैं सुबह। बाकी तमाम मार्केट्स बंद होती हैं। आपने कोई भी चीज़ लेना हो, आपने कोई शॉपिंग करनी हो, तो 12-1 बजे तक लाहौर की मार्केट्स नहीं खुलती, क्योंकि हम डे लाइट को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया जो है, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, वो आप रात 9 बजे जाएँ, न्यूयॉर्क जैसा और लंदन जैसा जो बिजिएस्ट सिटी दुनिया के सबसे जिनकी मिसालें दी, वहाँ पे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, चूँकि वो डे लाइट को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, और रातों को वो मार्केट्स जल्दी बंद कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है उसे कम किया जा सके। तो हमें चूँकि यहाँ पे शॉर्टफॉल है, तो ऐसे मैयर्स, ये बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट अगर इसमें कामयाब होती है तो ताजरों को भी 15-20 दिन के बाद अगर वो आदी हो जाएंगे और लोगों को भी समझ आ जाएगी कि ये फोर्सफुली दुकानें बंद करा दी गई हैं और मार्केट खुली नहीं होगी 9 बजे के बाद, लोग रुख करना छोड़ देंगे मार्केट्स का। ताजरों का एक पॉइंट था कि दिन के औकात में बड़ी शदीद गर्मी होती है, तो लोग मार्केट्स में नहीं आते, तो रात को लोग प्रेफर करते हैं कि जी रात को निकलते हैं और जाके जो भी चीज़ ख़रीदनी हो वो ख़रीद लेते हैं। आप देखें, जब अगर 9 बजे तक मार्केट्स बंद होंगी तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके आदी हो जाएंगे, और फिर जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो दिन के वक्त में या फिर 9 बजे से पहले लोग ख़रीदारी कर लेंगे। तो ये अच्छा इकदाम है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, और इसका लामोहल्ला तौर पे फ़र्क पड़ेगा। आप देखें, अगर पूरे लाहौर में पूरा लाहौर आप देखें रात 1 बजे तक लोग जागते हैं, सुबह फजर तक, रिजवान जी, तो सुबह फजर तक बच्चों की तो हर घर में यही रूटीन है जी। और अगर मार्केट्स बंद होंगी, लोग रातों को मार्केट्स में नहीं आएंगे, उसके बाद जो है वो अगर रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, इससे मुस्बत नताइज आएंगे। और ना सिर्फ आप देखें, पूरी दुनिया में जब आप जिस तरह उमर भाई बात कर रहे थे, यूरोप की, अमेरिका की, यूके की, आप सुबह 4 बजे उठ के बाहर निकलें, वहाँ पे साइकिलों पे निकलना शुरू हो जाते हैं, जो गोरे हैं वो काम पे जाते हुए तैयार होकर नजर आएंगे। चाइना को देख लेंगे, ये हम तरक्की याफ्ता ममालिक की रिजवान भी बात कर रहे हैं, तो आप जो अना बात करी थी ना कि हम ये ताजिर हजरात गुस्से में, ये आप ये देखें, हम आपस में सब लोग बैठे और नाजरीन जो देख रहे हैं, छुट्टी का दिन होता है इतवार का, मेरा तो खैर जुमे का, लेकिन चले इतवार का, इतवार के बाद पीर को उठकर काम पर जाना इंतहाई मुश्किल लगता है, लेकिन जाना पड़ता है, फिर बंदा मॉडिफाइड हो जाता है। तो हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तरक्की भी करनी है, देखिए इस चीज़ को छोड़ दें कि बिजली की बचत होगी, बिजली की बचत के अलावा हमारी आदत ठीक नहीं है। उमर, एक यहाँ पर ये भी है ना रिजवान साहब, आप एग्री करेंगे कि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, रूटीन लाहौरियों की ये है कि रात गे तक जागते हैं और सुबह सारा दिन सो के ऑलमोस्ट गुजर जाता है दोपहर तक, तो कौन उठ के जल्दी बाजारों में जाएगा? लोगों का तो टाइम फिर शाम के औकात में निकलने का ये, और आगे आपको पता है ईद आ रही है तो शॉपिंग तो लाहौरी करते ही हैं। इस पे रिजवान साहब कमेंट कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। एक चीज़ होती है कि आदात जो हैं वो आप जब आपके सर पे पड़ती है कोई चीज़, आप आदात को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आदात को बदलने में ही अफियत है। और जब एक चीज़ में फैसला हो गया तो सारी रात अगर बिजली नहीं होगी तो फिर भी तो जाग के गुजारनी है। अगर आपको अगर वो शॉर्टफॉल जो है उसमें कोई कमी आती है तो बड़ा अच्छा फैसला है, और लॉन्ग टर्म फैसले जो हैं, इस तरह के मुश्किल फैसले, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, और ताजरों की तरफ से इस पर मज़ामत होगी और हो भी रही है। रात को लेबर डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स थे वो मार्केट्स में थे, और वो अभी इंटीमेशन दे रहे हैं और लोगों को वार्न कर रहे हैं। इसके बाद अगली नोयत की तरफ जाएंगे कि जुर्माने भी होंगे और फोर्सफुली जो है वो दुकानें बंद। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप ना जो बात कर रही थी कि जी लोग तो पूरी रात जागते हैं और फिर सुबह उठते हैं, तो ये अच्छी बात है? चले हम आपस में बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? तो बिल्कुल अच्छी बात ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर जब आप कुदरत के कवानीन के, हाँ, तो और उस पर देखें, मैं इस चीज़ को नहीं, जब ये पीटीआई भी सिस्टम, ये पीटीआई ने भी, मुझे आज याद है 6-8 महीने पहले इन्होंने भी प्लान किया था, तो मैंने कहा बहुत अच्छा फैसला है। उसकी वजह ये है
कि देखें ये कोई अच्छी आदत नहीं है कि पूरी रात जाके फजर के वक्त जाके जोहर के फिर काम किस टाइम करना है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि 1857 से पहले के जब मुसलमानों के जवाल की जो वजह थी कि अंग्रेज़ जब उठ के अपना जो है वो दोपहर का खाना खा रहे होते थे, तो उस वक्त मुसलमान जो हैं वो अपना जो है वो सुबह का नाश्ता करते थे। हमारे जवाल की वजह बनी। हमें सीखना चाहिए, हमने मतलब हमें अपने माजी से, हाल से, सब चीज़ों से सीखना चाहिए। तो फिर ये हम लाहौर, अच्छा, और दूसरी इसमें एक अहम बात ये है कि हफ्ते का दिन जो कि वीकेंड नाइट है उस पर टाइमिंग नहीं है। हाँ, ये देख लें। तो इसलिए ये चाह रही थी कि हफ्ते के दिन को जो है वो इससे अलग रखा गया है। हफ्ते को ये क्या आप लेट बाजार, इसलिए बहुत अच्छा फैसला है ये। अच्छा नहीं, बेहतरीन फैसला है जो हुकूमत कर रही है। आप और मुझे भी तकलीफ हुई है रात को, कुछ चीज़ें मैं नहीं ला सका, तो मेरे घर वालों ने भी कहा कि वो मैं कब नहीं ले सके, अब मजबूर हैं, क्या करें हम। तो लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, जुमे वाले दिन प्लान कर लेंगे, वीकेंड वाले दिन प्लान कर लेंगे। तो इसलिए ये समझना कि जिससे 500, आप जिस तरह बात करें कि 500 मेगावाट की बिजली की बचत होगी, बात सिर्फ बिजली की बचत, जो रिजवान नकवी साहब पॉइंट कह रहे हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है कि हम डे लाइट को इस्तेमाल ही नहीं करते, और जब कुदरत के कवानीन के खिलाफ काम करेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे। बहुत सारे मसाइल होते हैं। खैर, हमने आगे चल के 11 बजे भी इसी चीज़ पे बात करनी है। कमिश्नर साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो कुछ पूछेंगे कि अगर इस मामले पर अमल दरामद नहीं होता तो फाइन्स क्या रखे जाएंगे, किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। प्रोग्राम के हिस्से में हमने सेगमेंट शामिल करना है, जानना है कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। सुबह से मौसम खुशगवार है, रात को बारिश हुई, शहर का मौसम खुशगवार हो गया, ठंडी हवाएं चली और अब भी सुबह से जी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। अभी की सूरत हाल हम मायदा से जानेंगे। मायदा, बताइए बाहर का मौसम कैसा है? मौसम की बात करें तो शहर में मौसम आज इंतहाई खूबसूरत है। गुज़श्ता रात में बारिशें होती रही जिसके बायस जो है मौसम आज बहुत बेहतर है और आज भी बादल जो हैं वो पूरे शहर पर छाए हुए हैं और इसी के साथ साथ जो है कहीं इलाके जो है शहर के वहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। ये महकमा मौसमियात की जानिब से जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 23 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हमारे शहरियों के लिए एक अच्छी नवीद है कि बारिशें जो है वो आज 70 से 80% जो है गर्द चमक के साथ शहर में बारिशें बरसेंगी। इसी के साथ जहां मौसम ओवरऑल खूबसूरत हो गया है तो हमारे शहरियों के चेहरे जो है वो बहुत ही खिलखिला उठे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज होता है और खूबसूरत मौसम होता है तो हमारे शहरी जो है इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। ख़वातीन जो है घर में मज़े मज़े के खाने बना के समोसों पकौड़ों के साथ इस खूबसूरत मौसम को जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। शहरी भी हमारे जो है वो रोड्स पर इस मौसम को जो है वो इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये बारिशें जो है 2 से 3 दिन तक इसी तरह से जो है वो शहर में बरसेंगी, जिसके बायस टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगा और उसी के साथ साथ जो है मौसम में जो जहाँ पर एक तरफ गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रही थी और मौसम भी इसी तरह 2-3 दिन कदरे बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हम खबर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि शहर लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने पर गौर किया जा रहा है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर और डीसी रवा हफ्ते ब्रीफिंग देंगे। सबसे पहले तो जानना यह है कि 2 हिस्सों में तकसीम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, मकसद क्या है इसका, पसे पैदा क्या मुहरकात हैं, फ़ायदा क्या इससे होगा। जी रिजवान साहब। अब देखें, लाहौर जो है ये कई ममालिक हैं जिनसे बड़ा है। लाहौर शहर की अब यूरोपियन कई मुल्क हैं जिनसे लाहौर बड़ा है, आबादी के एतबार से भी, रकबे के एतबार से भी। लाहौर आप पूरा पंजाब, पूरा मुल्क जो है वो लाहौर का रुख करता है। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तालीम की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, जॉब्स की बात की जाए, लोग यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किए बगैर इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, अच्छे तरीके से गवर्न नहीं किया जा सकता। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो मेन है, आप देखें तजावुज़ात की भरमार है, चूँकि स्टाफ की शॉर्टेज इदारों के अंदर, और लाहौर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ट्रैफिक का कंजेशन, वो सारी चीज़ें, यानी जो हमारे यहाँ तजावुज़ात का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, गली मोहल्लों में जो मसाइल हैं, सीवरेज के इशू हैं, अगर ये इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में हो जाता है तो ये मामलात बढ़ जाएंगे और जल्दी हल हो जाएंगे। आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि लाहौर के अंदर अगर एक CCPO है तो वो कितना मैनेज कर लेंगे 1.25 करोड़ आबादी के शहर को। क्राइम रेट आप देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, चोरियाँ, वारदातें, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। उसके बाद शहरी जो है, हमारी ही स्टोरी थी चंद दिन पहले, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स ने स्टोरी दी,
एक शहरी की गाड़ी यहाँ से चोरी होती है, वो गाड़ी यहाँ पे कई जगहों पे सेफ सिटी भी उसे लोकेट करती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं पकड़ी जाती पुलिस से। फिर वो गाड़ी कहीं से बरामद होती है जाके, और वो खुद जाके बार्गेन करके पेमेंट करके जिन्होंने जो ले गए थे चोरी करके उनको पैसे दे के शहरी लेके आता है। तो जब आप इतना बड़ा डोमेन होगा उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जब आपको पता हो कि आपका डोमेन ये है और आपने उसके अंदर आपके पास HR भी उतना काफ़ी है, तो फिर बेहतरी आ जाती है आपको गवर्न करने में, चीज़ों को आपके फोकस में रहती है। साथ नियतें तो लोगों की नहीं चेंज रिजवान साहब की जा सकती ना, काम जिनसे करवाना है, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, अगर वो तब भी नहीं काम करेंगे तो कौन करवाएगा? आपका तजावुजात का मसला आप खुद माफिया के आगे घुटने टेक दें तब भी नहीं हल। ये तो मेरे ख्याल से नियतें ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बात सही है। आप देखें कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको या ब्यूरोक्रेसी को जब अपने हिस्से का केक बंटता हुआ नजर आएगा, उन्हें ये नजर आएगा कि हमारे जो इख्तियारात हैं वो कम हो गए, हमारी जगह पे अगर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया चीफ मेट्रो, मतलब हाँ जी, फिर वो कट लगेगा, जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं उन पे कट लग जाएगा, शराकतदार आ जाएगा आपके साथ। तो वो रुकावटें वही हैं, वो रुकावटें डालते हैं कि जी इसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होना चाहिए। वो बैकएंड पे रह के ना उसकी चीजें चूंकि प्रेजेंटेशन से मार देती है। लेकिन आप एज ए शहरी इस फैसले को खुशाइन करार देते हैं? मेरी दानिश के मुताबिक तो बड़ा अच्छा फैसला है। सही, उमर आप क्या तकसीम होना चाहिए। अच्छा, मैं जिस तरह रिजवान भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, कराची का मॉडल हमारे सामने है। कराची में आई थिंक रिजवान में 4 कलेक्टर्स हैं और 4 कमिश्नर भी उनके अलहदा हैं, इस तरह सिस्टम है। कराची एक ही शहर है, लेकिन लाहौर जो है अब बहरीन एक मुल्क है, उसकी आबादी 52 लाख है। 52 लाख तो अना वो तो हम सिर्फ अंदरून की मलाएं तो इतनी बन जाती है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरा, सेकेंडली मेरा ख्याल है कि इस पर कभी ना कभी इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि जब लाहौर और बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसमें थोड़ी पॉलिटिकल बात आपको कर रहा हूँ कि आज से साल पहले जब लाहौर सदर का फैसला नहीं हुआ नून लीग का, तो इस पे नवाज शरीफ ने लंदन से राना सनाउल्लाह को कहा था कि अगर हम लाहौर के 2 सदर बना दें, यानी दही इलाके का लहदा। अब दही इलाके भी कौन से, वो सारे शहरी हो चुके हैं। आप देखिए रायवंड बेहतरीन डेवलप्ड हो चुका है, वो दही नहीं रहा। हरबंस पूरा से आगे भसीन वगैरह तक चला गया सोसाइटी, पांडो की आप गाँव वगैरह आप उधर जाके देखें, आप कहें कि ये तो कमाल हो गया। अच्छा, शादरा आप देखें कितनी दूर है। अगर हम इस वक्त अगर आप देखें लाहौर में, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो ना, तो 40 किलोमीटर का फासला है। यानी अगर एक बंदा मिसाल के तौर पर रायवंड से भसीन जा रहा है तो सिर्फ एक वे जो है वो 40 है, यानी आना जाना 80 किलोमीटर बन जाएगा। तो गुजरांवाला करीब पड़ता है, आप अंदाजा लगाएं, कसूर करीब पड़ता है, दूसरे शेखोपुरा करीब पड़ता है। तो लेकिन इंतजामी तौर पर अगर मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं फिर यकीनन हो जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। काम बटेगा जब होता है काम, शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। तो आप जब शेयर होगा तो उसका मतलब ये होगा कि लोगों के मसाइल जो हैं वो बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। लाहौर 1.25 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है। पूरी पाकिस्तान से, चाहे वो बलूचिस्तान है, सिंध है और जो दीगर अजला KP के, वहाँ के लोग आप देखें। अब तो लोकल, अगर हम अपनी बात करते हैं जब लोकल लोगों की, तो उससे ज़्यादा तो हमें बाज़ मार्केट्स तो मुकम्मल नज़र आती हैं कि जो है वहाँ पे दूसरे सूबों से। और ये अच्छी बात है, लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें हर सूबे के लोगों को जो है वो वेलकम किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो कितनी बिगड़ती चली जा रही है, वो भी अगर बेहतर हो जाए, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल होना शुरू हो जाएं, हम सेहत, तालीम, सहूलियात जहाँ देखें वहाँ पर लोग परेशान हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर जो है फौरी तौर पर जो है कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए ताकि कम अज़ कम लोगों के मसाइल हल हो सकें। ई चालान की बात कर लेते हैं। ट्रैफिक का जो खसारा है वो अब वार्डन्स पे आ रहा है। 20 करोड़ का हदफ जो है वो बढ़ गया है। दीगर जुर्मानों और फीस की मद में 6 अरब 3 करोड़ इकट्ठे करने होंगे। अच्छा जी, ई चालान की सूरत में ये था कि आप निकल जाते थे, चालान आपके घर आया, आपने पे किया नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने बहुत जगहों पे रोड पे लड़ाई झगड़े होते भी देखे हैं। जी उमर मुझे वो ई चालान जो घर में आया वो बहरहाल घरों में लड़ाइयाँ भी बड़ी डलवाई हैं, आपको पता होगा। लेकिन रोड पे भी वार्डन्स के साथ आजकल खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए, आप वार्डन सिस्टम में फिर भी बात करता हूँ, लोग वार्डन सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। मुझे याद है हम तो उन्हें सफ़ेद वर्दी वाले कहते थे, वो ऐसे चाचे मामे बने होते थे और वो रोड के और इतनी बदतमीज़ी से, और शायद याद है आपको कि वो कितनी गलत किस्म की रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते थे और बदमाश थे वो प्रॉपर। तो वार्डन अगर आप देखें कि एक बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम आया ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन
उनको ना इस हवाले से अपग्रेड करना चाहिए। जैसे रिफ्रेशिंग कोर्सेज नहीं होते, देखो ना ये बात बड़ी सच्ची है कि रिजवान भाई इतनी शदीद गर्मी के अंदर, आज तो चले मौसम अच्छा है, 10 मिनट भी खड़े, 10 मिनट भी वो खड़े हो सकते हैं। और वार्डन देखें हमारे भाई हैं वो, अगर वो गुस्से में हैं तो उनको ऊपर से अफसर डांट रहा होता है, इधर आके हम उस समेत हम लोग भी ट्रैफिक कवानीन के पाबंदी पर अमल दरामद करने वाले लोग नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीटीओ को, पुलिस ये ज़रूर करना चाहिए कि हर 6 महीने के बाद कोई होता है ना, जैसे कोई मरी में जाके, कोई ठंडे इलाकों में जाके इनके कोई रिफ्रेश कोर्सेज करवाएं, अपग्रेड रहना चाहिए। देखिए उनकी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। मैं आपको बताऊँ, पीएम और सीएम अब इस शहर का है, तो मेरे सामने रिजवान भाई पुलिस वाले बेचारे अहलकार, मैंने कहा कितने बजे आए हो? 11 बजे हम बैठे हुए थे। तो कहते सुबह 6 बजे की सर हम ड्यूटी पे, जब तक इन्होंने जाना नहीं। मैंने ये बात सीएम से भी की थी कि आप कम, ये शहर है, यहाँ से आप लोगों ने वोट लेने, आपका रूट लगता है 4-4 किलोमीटर तक पुलिस वाले और वार्डन खड़े होते हैं। देखो उनका तो मूड ख़राब होगा ना, जिस गर्मी में हम 5 मिनट के लिए नहीं खड़े हो सकते ना, उसमें वो बेचारे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स को हदफ दे दिया जाता है। बहुत सारे शहरी ये शिकायत करते हैं और ये चीज वो गुस्सा अपना फिर उस तरह निकालते हैं ना, ह्यूमन नेचर। आपको हदफ दे दिया जाता है, इस इशारे पे आप हैं तो आज आपने दिन में इतने चालान करने हैं। रिजवान साहब ये सदाकत है इसमें? 3 अरब 62 करोड़ रुपए के जुर्मानों का टास्क है खबर के मुताबिक। अगर ये टास्क दे दिया गया है, इसका मतलब है कि शहरी वायोलेशन ना भी करें तो उन्होंने टास्क पूरा करना है। और मामूली किस्म की अगर किसी से वायोलेशन हो जाती है तो उसको वो जाने नहीं देते। वो देखते हैं कि अगर एक बंदा कॉपी हाथ में थामे लोग नजर आ रहे हैं, एक लैंड क्रूजर पे आ रहा है तो उसके साथ रवैया और होगा, लग्जरी गाड़ी पे आ रहा है रवैया और होगा, एक बाइकर है तो उसके साथ रवैया और होगा, उसको रोक लेते हैं। ईजी टास्क है वो, और उसका वो भले कुछ भी कर ले। लोगों का भी मिजाज है, हर बंदे ने जेब में किसी न किसी का कार्ड रखा हुआ है, मोबाइल के अंदर लाहौर शहर है यहाँ पे, वो अपने इलाके के एमपीए को या किसी भी बंदे को कॉल कर देता है कि जी मैं सर जी मुझे रोक लिया। हर बंदा यहाँ पे जो है उसके सोर्सेज हैं, अप्रोच है, तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर ऊपर से टास्क मिल गया उन्होंने तो चारों न चार उसे पूरा करना है, भले आप वायलेशन करें या ना करें, उन्होंने आपके खाते में डाल देनी, वरना वो कैसे जवाब देंगे। हर सेक्टर ने अगर एक टास्क है जो उसे दे दिया गया है कि ये हदफ आपने पूरा करना है। मुख्तलिफ इदारों को अहदाफ दिए जाते हैं, वो उसमें ज़बरदस्ती भी करते हैं, ज़्यादती भी करते हैं लोगों से और अपने हदफ पूरे कर लेते हैं। इसी तरह ये हदफ जुर्मानों का नहीं होना चाहिए सूली तौर पे। बिल्कुल, अगर वायलेशन हुई है तो उसका जुर्माना हो, लेकिन उसका टारगेट नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि लोग अगर कोई वायलेशन नहीं भी करेंगे तो हर सेक्टर ने एक ख़ास टारगेट है जो पूरा करना है। वो फिर लोग इसी तरह फिर वो हिस्सा बन जाते हैं कि जी लारी अड्डे में शिकायत थी वार्डन्स के ख़िलाफ़, कई इंक्वायरीज़ भी चलती नहीं कि जी वो करते ही हैं कि ख़ास जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बसों के चालान होंगे और जो ट्रांसपोर्टर्स गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनकी बसों के चालान नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह फिर एक लाइन को टो किया जाता है। जब गवर्नमेंट इन्हें टारगेट दे देती है फिर वो ज्यादती की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, ये ट्रैफिक कवानीन के जो असूल है ना, कम से कम इसको निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छी क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों ये मुझे याद है, आपको याद है वो जो होते थे रेड लाइट इट मींस स्टॉप, येलो लाइट गेट रेडी एंड ग्रीन लाइट। यहाँ पे सीट बेल्ट कोई नहीं बांधता। जब तक कैंपेन चल रही होती है कहीं पे आपको बॉर्डर नजर आता है, लोग सीट बेल्ट बांध लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं। लाइन लेन की पाबंदी लोगों को पता ही नहीं, हेलमेट हमें ये नहीं पता कि हमारी अपनी जिंदगी के इसमें ना मैं वो जो आपको बात कर रहा हूँ ना रिफ्रेशिंग कोर्सेज, वो जब आप करेंगे ना तो उसके बाद वार्डन्स जो हैं वो 1 हफ्ता आगाही मुहिम दे। ये अनफॉर्चुनेटली मजबूरी है। आगाही मुहिम का फायदा कभी कोई नहीं नजर आया। कितनी आगाही मुहिम चली है यहाँ पर ना, ये इसलिए क्योंकि आपको हर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये मजबूरी है, हम नहीं मानते। हम बहैसियत कौम हमें मानना चाहिए ना इस चीज को। हम नहीं ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करते। हेलमेट की पाबंदी थी रिजवान साहब, लोगों ने बाइक के साथ हेलमेट लटकाए होते थे कि जहाँ कहीं वार्डन नजर आएगा तो हम फौरन पहन लेंगे। आप देखें ना मुख्तलिफ चीज़ें, एक तरफ तो हेलमेट बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो पीछे से बैकएंड से ना बैकडोर चैनल से किक बैक्स दे के वो सख्ती करा रही होती हैं। फिर आपको जहाँ हेलमेट के लिए जुर्माने बढ़ाने पड़ेंगे, साथ साथ आपको जो गैर मयारी हेलमेट बना रही हैं कंपनीज, इदारों को उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करना पड़ेगा। चलें वो ट्रैफिक पुलिस का डोमेन नहीं है, लेकिन मुतलका इदारे उन पे भी चेक रखें, क्वालिटी कंट्रोल पे भी नज़रसानी करें कि जी वो ऐसे गैर मयारी हेलमेट बना के सड़कों पे बैठ के बेच रहे हैं कि वो हेलमेट पहनने का या ना पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी लाइसेंस नहीं है तो चालान करेंगे,
आप देखें आपने क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ लाइसेंस जारी करने का। लाइसेंस बनवाना कोई सौखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। आपका अगर वहाँ पे ताल्लुक नहीं है आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते। लोग 10-10 साल से गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता। वजह क्या है? उनकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए नहीं होते कि जी आप 25,000 रुपया दे के लाइसेंस बनाएं, फ़ी तो 1200-1500 है। लेकिन जब तक आप वहाँ पे जो बैठे हुए माफिया आ जाएं, उनकी जेब गर्म ना करें, आपको किसी न किसी टेस्ट में फ़ेल कर देंगे, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। लोग 10-10 साल से बड़े जो उस्ताद ड्राइवर हैं उनके पास भी लाइसेंस नहीं। कई ऐसे ड्राइवर्स आपको मिलेंगे 10-10 साल से वो बड़े अच्छे तरीके से बगैर रूल्स को तोड़े हुए गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं। वजह क्या है कि आपका मैकेनिज्म बड़ा ख़राब है। आपने माफियाज बिठाए हुए हैं अजला के अंदर, पुलिस लाहौर के अंदर भी, जो उनके जानने वाले हैं उनसे वो व्हाट्सएप पे तस्वीरें मंगवाते हैं और उनका लाइसेंस माजी में ये होता रहा, उनका लाइसेंस बन के उनके घरों में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिसके जेब में एक्स्ट्रा पे करने के लिए पैसे नहीं। तरफ से एक सिटी ट्रैफिक पुलिस अना देखिए अना इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है। आप, मैं और रिजवान साहब हमेशा मैं बात करूँ और जो नाजरीन देख रहे हैं, ये जो चिंची माफिया है ना, अब पता है क्या, देखें कल मैं आपको बताता हूँ दाता दरबार के करीब बड़ा खूबसूरत फ्लाईओवर बन गया रोड, अब वो तकरीबन 6 वे हो गया है। यकीन करेंगी कि 5 वे पर तो चिंची वाले खड़े होते हैं, एक पे बड़ा मुझे, और एक चिंची ऐसा खड़ा कर देगा, एक ऐसे खड़ा कर देगा, डेक लगाए हुए यार खुदा का नाम। लोगों को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा नहीं, ये तो अब अच्छा आपको मैं मेन ठोकर देख लें, हरबंसपुरा देख लें, आप सुंदर देख लें, अच्छा उसका मेन जितनी भी शाहराएं हैं वहाँ पे चिंची वाले आप एक लेन रख लें, लेकिन आप, मैं समझता हूँ कि चिंची को बंद हो जाना चाहिए, चिंची को बंद हो जाना। अगर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल होगी, हर 3-4-5 मिनट के बाद जो है हर स्टॉप के ऊपर गाड़ी आएगी, तो लोग चिंची को बैठना छोड़ देंगे। ये तो जान का रिस्क है, आप यकीन माने। जिस तरह से ये छोटी उम्र के ड्राइवर्स ये चिंची रिक्शे चला रहे होते हैं और बदतमीजी अलहदा कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको फिर बात की, ये लाहौर की खूबसूरती पे बदनुमा दाग तजावजात के साथ साथ चिंची माफिया भी है। ये माफिया हैं, आपको अंदाजा ही नहीं। हम लोग कहते हैं गरीब, एक ने बंदे ने ना 6 चिंची लेके दिए होते, रात को रोजाना हर एक से 500-500 लेके 5,000 लेके सोता है वो। तो ये बड़ा जुल्म है। ट्रैफिक वार्डन्स को मेरा जाती ख्याल है कि चिंचियों के वालों के जो है वो चलान करने चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस वक्त भी आप चले जाएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वार्डन पुलिस देख ही रहे होंगे ना कि दाता दरबार में, एमओ कॉलेज चौक पर, हरबंसपुरा में और ठोकर पे 4 लाइनें इन्होंने कवर ना की हों, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये जिस तरह का आजकल मौसम है, ये लोग नहीं देखते हैं कि बारिश हो रही है, ये लोग नहीं देखते हैं ट्रैफिक ऐसे फराटे भर के जा रहे होते हैं, ना बीच में बैठे हुए लोगों का ख्याल, ना आसपास जो ट्रैफिक है उसका ख्याल। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी? खबर ये है कि इंतखाबात तक असलहा लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अच्छा जी, असलहा लाइसेंस कितना ज़रूरी है? जिनके पास नहीं होता क्या कार्रवाई होती है? मुझे तो समझ नहीं आता। ये जो सोशल मीडिया पे लोग असलहा लहराते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती? जी उमर अना, ये जो 17 जुलाई को लाहौर के अंदर, हम सिर्फ अभी लाहौर, वैसे तो पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन लाहौर में जो है वो 4 मुख्तलिफ मकामात पर हल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 168 असद खोकर हैं वहाँ पे कैंडिडेट हैं नून के। इसी तरीके से PTI के 167 में हम बात करें तो शबीर गुज्जर और नज़ीर चौहान नून लीग के। अभी 3 रोज़ कबल जो है हमने देखा कि इनकी लड़ाई हुई, फायरिंग हुई और वट एवर जो आगे सिलसिला हुआ। ये जो गली मोहल्ले के इलेक्शन होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी ज़िंदगी की दुश्मनी बन जाती है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मतलब जो भी जीते, जो कोई हार जाता है किसी की। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये फैसला क्यों किया गया है? मेरा नहीं ख्याल इससे फर्क पड़ेगा। जिन्होंने असलहा जिनके पास है, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर रखना है, वो कर रहे हैं। रिजवान साहब, ऐसा है या नहीं? देखें, ये DIG ऑपरेशन की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि लाहौर के अंदर जिस भी 4 हल्कों में यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, जिसके पास असलहा कैरी करने के परमिट्स भी हैं, दुश्मनदार जो लोग हैं, उन पे पाबंदी है कि जो असलहा कैरी करके नहीं आए। ये हो नहीं पाएगा वैसे, पुलिस उन्हें गार्ड्स देगी। लेकिन अब देखें, ये इसमें हमारे सियासतदान जो हैं वो कसूरवार हैं असलहा कल्चर को प्रमोट करने में।
आप शहर के अंदर भी आपको सरहदी इलाकों में या कई ऐसे इलाके मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्लाशनकोफे हैं, AK-47 साथ कैरी करके। सर ये खबर मेरे सामने है जी, 5 माह के दौरान 170 अफराद कत्ल हुए हैं, असलहा नुमाइश कल्चर पर नहीं एक सेकंड मैं इसी पे कह रहा हूँ रिजवान भी, जो आप अभी बात करें ना, अब मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि सुहेल शौकत भट्ट और मलिक गुलाम हबीब अवान जो हैं उनकी दुश्मनदारी हैं। वो क्या, अगर वो असला ना रखें तो मसाइल हैं। बिलाल यासीन पर अटैक हुआ है, ये सबको पता है कि शहबाज शरीफ ने उधर आके कहा पहलवान जी है तुसी रखना है, हालांकि उसने मना किया बिलाल ने, लेकिन फिर भी क्यों अपनी सेफ्टी सियासतदानों की अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है रिजवान भाई, लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे भी दुश्मनदारियाँ शुरू। लेकिन ये देखें ना, हमारे सामने फिर जब ऐसी मिसालें बन जाएं तो फिर आपको देखो लोग आराम से असला रख लेते हैं। आज भी देही इलाके की सियासत ये है कि जिसके साथ 15-20 सिक्योरिटी गार्ड्स चलते हैं, जिसके साथ असलहा बरदार कानवाई चलता है, वो बड़ा लीडर है देही इलाकों में। ऐसे ही है, आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड देख लें, आप यूट्यूब पे देखें, ऐसे गैंगस्टर जिनके साथ असलहा बरदार लोग चलते हैं, लोग उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। ये सोसाइटी का ट्रेंड है, सोसाइटी आइडियलाइज करती है। आप अर्बन एरियाज़ को छोड़ दें, आप लाहौर के अंदर की बात करें, अगर लाहौर पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, पूरे मुल्क का दिल समझा जाता है। बिल्कुल लाहौर के अंदर भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इसको पसंद करते हैं। सोसाइटी को अपना मिजाज बदलना होगा कि इन चीज़ों को आइडियलाइज, बड़े जो एजड लोग हैं वो असलहा कैरी करके शो करके टिकटॉक बनाना या फिर फेसबुक पे अपनी असलहे के साथ तस्वीरें लगाना, इसको समझते हैं कि शायद हमारा सोसाइटी में एक रोब कायम हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक फिर ये भी मसाइल थे कि पुलिस उस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, जो पुलिस का प्राइम जो मकसद था कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत, वो बिल्कुल उसमें नाकाम है। तो फिर लोगों ने असलहा के लाइसेंस बनवा लिए जिनकी दुश्मनदारियाँ थी, अपनी हिफाजत जाहिर है अगर उन्होंने खुद करनी है तो उन्होंने गार्ड्स रख लिए। अब जब उनकी मूवमेंट होती है तो उनके साथ 10-20 गार्ड्स होते हैं जिन्होंने जदीद असलहा पकड़ा होता है, और उस पूरे इलाके में खौफ की फिजा होती है जहाँ से वो गुजरते हैं। लेकिन साथ साथ सोसाइटी का ये भी एक चेहरा है कि लोग उनके साथ तस्वीरें बनाना, सेल्फीज़ लेना पसंद, उनके साथ टिकटॉक बनाना जो है इसको आइडियलाइज करते हैं। लेकिन ये कल्चर बड़ा खौफनाक है। आप देखें, अगर इस पर काबू ना पाया गया तो नौजवान नस्ल जो है उसके अंदर नशा, उसके साथ साथ ये और जो ऐप्स हैं ऐसी जो कि इंतहाई नफ्सियात के लिए मुज़र सेहत हैं, और जिनकी वजह से कई फैमिलीज, आपने देखा होगा एक बंदे ने ग्रीन टोन में 4 लोगों को मर्डर कर दिया, असलहा उसके घर में पड़ा हुआ था, उसने अपने बहन भाइयों को, पेरेंट्स को भी मार दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट ने इस पे डिसीजन लेना होते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे इक़दाम करे, और असलहा अगर कोई भी शख्स टिकटॉक बनाता है असलहे के साथ, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल। ना सिर्फ फैमिलीज़ को भी इस पे एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर आपका बच्चा असलहा कैरी कर रहा है, ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि बच्चे स्कूल्स में लेके वेपन चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, इन पे इंतज़ामिया की तो जिम्मेदारी है, साथ साथ जो अवलीन जिम्मेदारी वो पेरेंट्स की है। फैमिली, बिल्कुल ठीक बात कि फैमिली जो है इसको डिस्करेज करे। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला किया गया कि जो इलेक्शन में ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया, लाइसेंसी असलहा भी लेके आपको निकलने की इजाज़त। मुझे ये लगता है कि अभी अगर ये फैसला कर भी लिया तो जो कैंडिडेट हैं उनके पास ऑलरेडी तो असला होगा। अच्छा क्या अब देखिए, मैं तो सब कैंडिडेट्स को जानता हूँ पर्सनली। नज़ीर चौहान भी गार्ड्स चलते हैं, मलिक असद खोकर कैंडिडेट है, उसके साथ भी गार्ड्स होते हैं। अच्छा इसी तरीके से अब हम 158 में तो एहसन शराफत है, वो नहीं होता। अच्छा फिर हम इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं तमाम हलकों की और पीटीआई के कैंडिडेट्स की भी। अच्छा कुछ नून लीग के लाहौर के एमपीएस जो हैं या एमएनएस जो हैं उनके साथ भी गार्ड होते हैं। मैंने आपको बताया कि बिलाल यासीन की मैंने आपको मिसाल दी कि उसको क्योंकि वो अवामी आदमी है, मोटरसाइकिल, वो तो पैदल भी चला जाएगा, साइकिल पे भी चला जाएगा, वो फिर रहा होता है, तो उसको गोली मार दी। आप देखें ना, ये भी तो जुल्म है ना अवामी नुमाइंदों को। अब बात वो उसने, मुझे याद है मेरे सामने शहबाज शरीफ ने कहा जब वो आया कि पहलवान जी अपना ख्याल कराया करो, और उसने कहा कि मैं नहीं रखना चाहता अपने साथ गार्ड, लेकिन मजबूरी हो गई। कुछ अब दोनों तरह की हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने सुहेल शौकत भट्ट की, गुलाम हबीब अवान, मलिक जो MP है, इस वक्त सिटिंग MPs हैं,
मौजूद उनकी मिसाल दी, उनके साथ गार्ड्स होते हैं, खोकर बरादरान है या उनके साथ, तो मजबूरी भी होती है, इनकी दुश्मनदारियाँ भी हैं। ये भी एक बात सच है कि मानना चाहिए। देखिए अपनी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं और लोग इनको टारगेट करके होते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर जितने भी सियासतदान हैं रिजवान भाई, ये आम सियासतदान नहीं है, चाहे पीटीआई के हों, बड़े चेहरे होते हैं। हमाद अजहर अगर है तो वो वफाकी वजीर बनता है, यहाँ पे मियाँ महमूद रशीद सूबाई वजीर बनता है। लाहौर के अंदर अगर बिलाल यासीन है या ख्वाजा साद रफ़ीक है, सलमान रफ़ीक है या खोकर बरादरान है और इसी तरीके से जो दीगर लोग हैं, आप देखें तो वो बड़े नाम जाने जाते हैं। 3 दिन पहले ना इसी इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 180H पे, जिसमें मलिक अहमद खान, सूबाई वज़ीर कानून और अताउल्लाह तारड़ के भाई के फायरिंग की गई। अब आप देखें ना गुजरांवाला के करीब, तो वो क्या करें, और सूबाई वज़ीर दाखिला हैं। जोहर टोन को मुअत्तल किया गया इस वाक़े पे, नज़ीर चौहान पे जो फायरिंग हुई शबीर गुजर ग्रुप की तरफ से। तो साथ उन्होंने कहा कि जिनकी दुश्मनदारी है उनको पुलिस जो है वो गार्ड्स देगी, बावर्दी पुलिस एहलकार उनके साथ होंगे और दुश्मनदार जो लोग हैं उनके साथ जो है वो ज़्यादा गार्ड्स होंगे। जितना किसी को थ्रेट है उस हिसाब से सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाब बनता है। ये इलेक्शन के लिए उनका अरेंजमेंट था। अगर इलेक्शन में उनको गार्ड्स मिल जाते हैं, पुलिस की तरफ से प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है, तो फिर ये मुसल्लह अफराद को साथ लेकर फिरने का नहीं है। लेकिन अगर सिक्योरिटी दी जाती है तब हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर की तरफ आना है। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आप एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सब्जियों के रेट हम हर रोज आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आज हमारे पास है जी चने की दाल 30 रुपए तक महंगी हो गई है। गंदम पेसाई रेट 4 रुपए फी किलो बढ़ गया है। दाल चना 180 से 200 रुपए। माश की दाल धुली हुई 320 रुपए, छिलके वाली 280 रुपए, मूंग छिलका 170, सफ़ेद चने 300 रुपए। गरीब क्या बनाएगा? मतलब 1 किलो दाल 300 रुपए तक पहुंची है, 250 रुपए तक, 350 रुपए भी कीमत है। धुली हुई माश की दाल 320 रुपए। कहाँ जाएं गरीब उमर? मैं ना आजकल ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास कवर कर रहा हूँ, जो हुकूमत की जानिब से बुलाया हुआ है। उसमें मुझे अक्सर कहते हैं कि पूछते हैं ना कि पंजाब के रिज़ल्ट क्या होंगे, क्योंकि पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन बड़ा मैटर करता है। मैं उसमें कहता हूँ कि आप लोग कई नशस्तें हारेंगे, तो नून लीग के जो अहम और सीनियर रहनुमा कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं। मैं उन्हें उसका जवाब मेरा ये था, ये खबर जनाब इतनी महंगाई हो चुकी है कि आपका घर का बजट, मुझे पता है कि डिस्टर्ब, मेरे घर का बजट पता है डिस्टर्ब हो चुका है, रिजवान भाई के, और जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं सबके घरों, हाँ जितने लोग हैं उनके सबके घरों के बजट डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, आगे भी हम अभी डिस्कस करते हैं। अब ये आम चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। चने की दाल, और ये वो होता है ना दाल रोटी खा लोगे सूखी। मतलब हम अपने बचपन में देखते थे कि दाल आप तब बनाते थे जब आप कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल। तो अब तो दाल भी स्पेशल है, अब तो दाल भी स्पेशल है ना साहिबा। तो अब उस पर फिर आप अंदाजा लगा लें। मैं आपको वो क्या बात की है, मैंने इलेक्शन से शुरू करके इस पर इसलिए लाया हूँ कि देखें अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आसमान से बातें कर रही है, अफोर्डेबल ही नहीं रही चीज़ें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, जो है वो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, लेकिन असल बात यह है कि आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती और मयारी फरहमी जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। गरीब आदमी पिस कर रह गया अना, जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है। देखिए आप और मैं वो लोग हैं जिनका हमेशा ताल्लुक़ जो है वो आम मतवस्त तबके से रहता है रिजवान में, और ये जो लोग देख रहे हैं किस तरह गुजारा करेगा। लोगों ने कट लगा दिए अपने घरों में, किचन पे। सब्जियां आप नहीं खा सकते हैं, दालें आप नहीं खा सकते हैं। फिर आगे ईद आ रही है तो आपको पता है कि प्याज, लहसुन, अदरक इसकी कीमत में भी इजाफा हो जाना है, आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया। क्या खाएं लोग रिजवान साहब? देखिए ये जो नर्फ पड़े हैं ना, शाजी तो वैसे डाइटिंग पे रहते हैं खबर के मुताबिक। आजकल बेहतर ऑप्शन यही है, सबके लिए यही बेहतर ऑप्शन। खबर के मुताबिक देखें, दाल चना 180 से 200, माश की दाल जो है ये 320 और छिलके वाली 280, ये है जिस पे अमल दरामद नहीं होता। आपने सही कहा। अकबरी मंडी के ताजर जो हैं, खबर में ही लिखा हुआ है, शहजाद खान साहब की खबर है कि वो नहीं मानते जो नर्खनामा जारी किया जाता है। वो ताजर भी किसकी गफलत है। एक तरफ तो दाल के रेट्स जो आपने दिए हैं वही बड़े महंगे हैं कि वो तकरीबन चिकन के करीब करीब आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। आपकी जो प्राइस कंट्रोल की मशीनरी है वो कहीं नजर ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसे रिजवान साहब, वक्त बहुत कम है, हम आने वाले शोज में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच उमर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस के बाद आते हैं।
मार्केटें जल्द बंद करने के हवाले से जो फैसला किया गया और रात गए इस पे इम्प्लीमेंट भी कराया गया, 9 बजते ही शॉपिंग मॉल्स, बाजार बंद करवा दिए गए और इस पर हमने देखा ताजिर बिरादरी की जानिब से गम और गुस्सा भी पाया गया। अब कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग इसके हक में नहीं हैं। अच्छा जी, अब ये जानना है, सवाल कुछ लोग ये कर रहे हैं कि आया ईद से कबल कुछ रिलैक्सेशन होगी, कब तक ये फैसला होगा, कब तक मार्केटें दुकानें जल्द बंद करने के ये जो अहकामात हैं इन पर अमल दरामद होगा, और फिर सेकेंडली वो लोग जो कि खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, फाइन्स होंगे, जुर्माने किए जाएंगे, दुकानें सील की जाएंगी। तो ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे उन्हें शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस फैसले के हक में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट है, कुछ लोग इसको जो है खुशाइन फैसला नहीं कह रहे। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को कि 9 बजे मार्केटें बंद हो जाएं, दुकानें बंद हो जाएं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएं? आपको क्या ये फैसला ठीक लगता है? देखिए जी, अगर तो आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछ रही हैं, मैं तो भी आपको यही कहूँगा कि मुझे ये ठीक लगता है, और अगर आप मुझसे इंतज़ामी तौर पर पूछ रही हैं तो भी ये यकीनन ठीक फ़ैसला है। पाकिस्तान इंसिडेंटली दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में उस तरह से अभी शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया में आप जहाँ भी जाएँ जहाँ पर एनर्जी के क्राइसिस नहीं है, फ्यूल की क्राइसिस नहीं है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको नज़र आता है कि शाम को 6 बजे तमाम जो मार्केट्स हैं, तमाम जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो जाते हैं, और आपको 6 बजे के बाद इनफैक्ट थोड़ी सी दिक्कत के साथ किसी चीज़ को इवन खाने की जगहों को अप्रोच करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। और पाकिस्तान के अंदर उमूमी तौर पर ये राय रही है कि हमारा टेम्परेचर उन ममालिक से डिफरेंट है, तो अगर उस तनाजुर में भी देखा जाए तो 6 बजे की बजाय 9 बजे का ये फ़ैसला जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे मौसम और जोग्राफियाई एतबार से मुनासिब है। अव्वल तो कमिश्नर साहब, लाहौर की एक रिवायत भी है और लाहौर की लोग मिसाल भी देते हैं कि यहाँ तो रात गए खाबे चलते रहते हैं, और शहर की रौनकें यही हैं कि रात गए तक यहाँ पर आप चले जाएं, मॉल्स भी खुले हैं, बाजार भी खुले हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ दुकानदारों का भी एक टेम्परामेंट है कि सुबह 12 बजे 1 बजे से पहले दुकान नहीं खुल रही। इसी तरह से आजकल छुट्टियां बच्चों की चल रही हैं, तो लोगों की भी आदत ये बनी है, रात गए तक लेट तक जो है वो जागते हैं, सुबह सो के गुजरते हैं। तो कौन जल्दी बाजारों में जाएगा? ना दुकानदार जाएंगे, ना ही लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इंसिडेंटली शायद हमारी नेशनल हिस्ट्री में शायद अब वो वक्त आया कि हमें अब रीअलाइन करनी है अपनी प्रायोरिटीज़, और अपनी ये जो आदत है इसको थोड़ा सा बेहतर करना है। डे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम सब के फ़ायदे में है, और देखा जाए तो जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको रिलेट करना भी दूसरे बिजनेसेस के साथ या दूसरी टाइमलाइंस के साथ जो है वो इसी तरह ही होता है। अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे जो बाकी दुनिया में कहीं किसी और जगह पर कारोबार करता है, तो वो आपको बताएगा कि वो सुबह सवेरे काम पर आते हैं और शाम को 6 बजे के बाद नहीं मिलते आपको। तो हमें भी शायद उस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाना है। ये जो इसी मुल्क में अगर हम आज से 30 साल पहले की बात करें तो रात को 9 बजे के बाद हू का आलम होता था। मैक्सिमम 9:20, 9:30 पे लोग पीटीवी का खबरनामा सुनने के बाद सो जाया करते थे, लाइटें बंद हो जाती थी। इक्का दुक्का जगहों के ऊपर आपको कभी कोई चीज़ मिलती थी, अदरवाइज़ जनरली मार्केट्स जो है वो बंद हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये लग्जरी अपनी लाइफस्टाइल्स में लाई है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि ख्वाबों वाला मामला चलता है, लेकिन जब हम रीएडजस्ट करेंगे तो शायद हम वही सारी की सारी चीज़ें थोड़ी पीछे ले जाएंगे। मकसद ये नहीं है कि हमने ये चीज़ें नहीं करनी, मकसद ये है कि हमने थोड़ा सा उनको पहले कर लेना है, और मतलब ज़िंदगी को थोड़ा सा एक ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारना है। और आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। जहाँ आपने शुरू के प्रेमाइज़ में कहा कि ताजिर बरादरी का रिस्पॉन्स कैसा था, तो मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि हमें किसी भी जगह पर कोई बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। 30% मार्केट्स जनरली लाहौर के अंदर खुद ही से बंद हो गई, यानी कि हम जब वहाँ गए तो मार्केट्स जो थी वो ऑलरेडी बंद हो रही थी अपने टाइम के ऊपर, और जो रिमेनिंग 60% है वहाँ पर भी हमें कोई ख़ास ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। सिर्फ अनाउंसमेंट्स की, तो वो होता है ना, लोग देखा देखी एक दूसरे की कि पहले वो बंद करेगा फिर मैं करूँगा, और वो भी मतलब जनरली बंद हो गई। आप लोगों ने कवर भी किया, रात को आपकी टीम्स भी बाहर फील्ड में थी। तो एक जो जनरल आम लोगों का या ताजरों का जो इसमें रिस्पॉन्स है वो ये है कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी ज़िंदगी
एक अच्छे दस्तूर के मुताबिक ढल जाएगी। लेकिन अगर ऑब्वियसली किसी जगह पर खुला हुआ होगा तो नहीं करते। आपने कहा कि लोगों का, ताजिरों का भी जो है वो फीडबैक पॉजिटिव था, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होता तो खिलाफ वर्जी पर क्या एक्शन लिया जाएगा? फाइन्स होंगे, दुकानें या फिर मॉल सील किए जाएंगे? क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, हमारे पास हमने जो इस वक्त की SOP बनाई है वो तो ये बनाई है कि हम सबसे पहले तो वार्निंग्स दे रहे हैं, ठीक है, और एक दफ़ा हम सबको वार्निंग देंगे, और वार्निंग के बाद जो हम सेकंड स्टेज के ऊपर करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम एक दिन की सीलिंग कर देंगे। यानी कि अगर कोई वायलेट करता हुआ पाया गया तो अगले दिन फिर उसको अपना वो बिजनेस या अपनी वो दुकान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। और थर्ड रेपिटेशन के ऊपर, यानी कि पहली दफ़ा वार्निंग, दूसरी दफ़ा एक दिन, और तीसरी दफ़ा अगर वायलेशन होगी तो फिर 3 दिन की सीलिंग होगी। मेरा ये ख्याल है कि हमें शायद उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कल जो हमारा आम जो हमने देखा रिस्पांस देखा वो जनरली हमें मेन मार्केट्स, टोटल हमने लाहौर की 84 मार्केट्स आइडेंटिफाई की, जिसमें 22 मार्केट्स खुद ब खुद बंद हो गई, और बाकी तकरीबन 60 ऑड मार्केट्स ऐसी थी जहाँ पे हमें खड़े होकर सिर्फ अनाउंसमेंट्स करानी पड़ी, और बहुत ज़्यादा किसी जगह पर रेजिस्टेंस नहीं थी। जनरली लोग कोऑपरेटिव थे, तो मैं नहीं एंटिसिपेट कर रहा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा सख्ती आम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईद की आमद है, तो वैसे तो ये बकरा ईद है, लेकिन लाहौरी आपको पता है शॉपिंग तो करते ही हैं, बच्चों के लिए ईद की चीज़ें तो खरीदनी होती हैं, कपड़े वगैरह। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये फैसला सिर्फ कुछ दिनों के लिए हुआ है या ईद तक यही हालात रहेंगे, मार्केटें जल्दी बंद हो जाएंगी? अच्छा देखिए, मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्लियर करूं। एक ये जो पूरा का पूरा फैसला है, इसका ताल्लुक हमारा डे लाइट यूज़ करने से है और एनर्जी को कंजर्व करने से है। ये हरगिज़ कारोबार के नुकसान के लिए नहीं है या लोगों को डिटर करने के लिए नहीं है किसी चीज़ से। हमारी छोटी सी मेमोरी के अंदर अभी कोविड आ रहा होगा, कोविड का जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल डिफरेंट था। कोविड के अंदर हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि लोगों का मेल मिलाप कम करना है। उसका जो डेटरेंस था वो ये था कि जी हम बंद कर देंगे सारा कुछ ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। यहाँ पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हम लोगों को घरों में बंद कर रहे हैं, यहाँ पर्सपेक्टिव ये है कि हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। हम उन्हें दुकानें अगर जल्दी बंद करने को कह रहे हैं तो जल्दी खोलने से मना नहीं कर रहे। तो किसी ने भी शॉपिंग करनी है वो अपने टाइम को एडजस्ट करे, थोड़ा अर्ली आवर्स में आके शॉपिंग करे, और अर्ली आवर्स में यानी कि जिन टाइम जब तक ये दुकानें खुली हैं तब तक शॉपिंग करे और वापस चले जाए। तो एक तो ये बात। एट द सेम टाइम जो आपने दूसरी बात की ईद से रिलेटेड, एक और चीज़ भी आपने अगर हमारा ऑर्डर देखा होगा तो सैटरडे को कोई लिमिट नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि सैटरडे वाला दिन जो वीकेंड होता है पूरी दुनिया में, वहाँ पर यही रिवाज होता है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो देर तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट डे जो होता है वो हॉलीडे का होता है तकरीबन तमाम जगहों पर। तो हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि अगर किसी ने लंबी शॉपिंग करनी है, किसी ने लंबी देर तक दुकान खोलनी है या ईद की शॉपिंग करनी है, तो सैटरडे इज़ द डे जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। अलबत्ता इसके बावजूद भी क्लोज टू ईद इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन दे चंद दिनों के लिए। ऑल्दो हमारा ये ख्याल है कि हम एक बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं जिसमें कि लोग भी एडजस्ट करेंगे, मार्केट्स भी एडजस्ट करेंगी। लोगों को अगर पता होगा कि 9:30 बजे सब कुछ बंद हो रहा है, 9 बजे सब कुछ बंद हो रहा है, तो फिर वो उसके हिसाब से अपनी शॉपिंग करेंगे, उसके हिसाब से वो बाजारों में जाएंगे, विच इज़ गुड। और एट द सेम टाइम मैंने जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया कि सैटरडे का दिन भी अवेलेबल होगा, लेकिन हम सोच सकते हैं इस बारे में जो आपने बात की कि ईद से पहले अगर चंद रोज़ मिल जाएं तो उसके बारे में भी बिल्कुल बात की जा सकती है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम फिलहाल जो है इस ऑर्डर को लेके इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे हैं। ठीक है, कमिश्नर साहब ये भी वाजे कर दीजिएगा कि किन किन चीज़ों पर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है फैसला, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमने देखा मेडिकल स्टोर्स भी हैं, शहर के बड़े बड़े स्टोर्स ऐसे हैं, और फिर हमारे पास कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहाँ पर साथ ही आपको जो है वो मुख्तलिफ शॉप्स भी मिल रही हैं। तो लोग बड़ा तजब्जुब का शिकार हैं कि आया हम इस टाइम स्टोर में जाएं या ना जाएं, पता नहीं वो खुले होंगे, फलां स्टोर में मेडिकल स्टोर है, घर के पास है, लोग वहाँ जाते हैं। तो बताइएगा कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जहाँ ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है? ना एक बात तो देखिए ज़हन में रखिए, और मेरा ये ख्याल है कि हम सब का इस बात पे कंसेंसस होना चाहिए कि अगर हम माशरे में इंसाफ या रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म नहीं करेंगे तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन फिर नहीं होती। फिर आपको देखने में ये नज़र आता है कि हर शख्स ये कहता है कि अगर वहाँ नहीं हो रहा तो फिर यहाँ भी मैं भी इस तरह से वायलेट करूँगा। तो एक तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि हम अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन इसकी करेंगे ताकि लोगों के अंदर ये किस किस्म का ग्रीवेंस ना हो कि जी इस सेक्टर ने इस यूटिलिटी को या इस रिलैक्सेशन को या इस एग्जाम्पशन को मिसयूज़ किया है।
तो जब हम कह रहे हैं कि मार्केट्स ने बंद होना है तो फिर मार्केट्स ने बंद होना है। फिर किसी मेडिकल स्टोर में या किसी मेडिकल स्टोर में कपड़े रख के या किसी जनरल स्टोर में दवाई रख के या किसी पेट्रोल पंप पे खाना रख के ये फैसिलिटी हम इंजॉय नहीं करने देंगे या ये वायलेशन लोगों को नहीं करने देंगे। हम बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं और वो बिहेवियर चेंज तभी आएगा अगर तो हमें ये पता चल गया कि 9 बजे के बाद ये 5, 6, 8, 10 जगह हैं जहाँ पर वायलेशन होती है और चीज़ें मिलती हैं, तो लोग उसका रुख करेंगे और वो तादाद बढ़ती जाएगी। हमने कोविड के दिनों में देखा किस तरह लोगों ने कपड़ों की दुकानों में दवाइयाँ रख के मेडिकल स्टोर की एग्जाम्पशन को एंजॉय करने की कोशिश की। ऐसा नहीं होगा। जो मेडिकल स्टोर सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेडिकल स्टोर है, सिर्फ वो खुला रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी जनरल स्टोर के ऊपर कोई दवाई रख के उसको जनरल स्टोर प्लस मेडिकल स्टोर बना के चलाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब, पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर किसी को ज़रूरत की चीज़ चाहिए। एक बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी, शादी तकरीबात के हवाले से बताइएगा। लोग कहते हैं कि जी बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं और जो बड़े बड़े हॉल्स हैं वहाँ पर ये है कि जी एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, जिस पे ये कहा जाता है कि अच्छा जी अब तो आप वंडिश की खिलाफ वर्जी भी कर सकते हैं और अब आप टाइम वायलेशन भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक मखसूस रकम पे करना होगी। ये टाइम लिमिटेशन वाला वहाँ पर किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? ये तो माफिया है और लोगों को आते ही वेलकम कहने के साथ ये शर्त भी सुना दी जाती है। कैसे इस पर काबू पाया जाएगा? फिर हमारी ये तमाम एफर्ट मार्केटें बंद कराने की और दुकानें बंद कराने की तो धरी की धरी रह जाएगी, जब बड़े बड़े हॉल्स में बड़े बड़े मार्केट्स में फंक्शन चलते रहेंगे रात गए तक। देखिए, मैं इस बात पर सिर्फ इतना कहूँगा कि ये आपने माफिया का लफ्ज़ यूज़ किया, मेरा ख्याल है ये माफिया नहीं है, ये तो वो गंद है जिसको हमें पाक करना है सोसाइटी से। और अगर इस तरह की किसी भी जगह पे किसी शहरी के पास, किसी मीडिया के चैनल के रिपोर्टर के पास या किसी भी शख्स के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट है तो प्लीज़ हमें बताइए। वी विल नॉट ओनली टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, वी विल मेक देम एग्जाम्पल्स। हम जब 10 बजे शादी हॉल्स बंद करने की बात कर रहे हैं तो फिर हम 10 बजे इंशाल्लाह ताला शादी हॉल्स बंद करेंगे। कोई वनडिश की वायलेशन या टाइमिंग्स की वायलेशन के हवाले से कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको मिसाल बनाऊंगा लाहौर के अंदर। हमें ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, आप अपने चैनल की वसातत से रिपोर्ट करें। हमारे पास आपको पता है कि रिपोर्टिंग के हमारे बेतहाशा चैनल्स हैं। हमारी वसाइल महदूद ज़रूर हो सकते हैं चेकिंग के, लेकिन हमारी नीयत और हमारी जो डायरेक्शन और हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। वी विल नॉट अलाउ एनी मैल प्रैक्टिस और एनी वायलेशन ऑन दिस अकाउंट। सही। एक और अहम चीज़ ये है कि हमने मार्केटें जो जल्दी बंद करवाने के हवाले से डिसीजन है, उस पर लोग ये कह रहे हैं कि प्री मानसून है, आजकल बारिशें हो रही हैं, तो इस पर लोगों के लिए भी मुश्किल है जाना जल्दी और फिर ताजिरों के लिए भी दुकानें जल्दी खोलना जो है वो मुश्किल है। तो इस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? है ना, मानसून के अंदर बारिश पे तो बारिश का तो कोई कंट्रोल नहीं होता। बारिश तो ऐसा नहीं है कि रात को आएगी और सुबह को नहीं आएगी या सुबह को आएगी और शाम को नहीं आएगी। तो बारिश तो किसी भी टाइम हो रही है। हमने अपनी ज़िंदगी को बारिश के हिसाब से एडजस्ट करना है। आपको पता है कि हमारी जो स्टेट की तमाम एजेंसीज़ हैं वो इन दिनों में लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम बारिश के पानी की जो निकासी है उसका काम प्रायोरिटी पर करते हैं। कल रात भी 2 बारिशों के स्पेल हुए मुख्तलिफ टाइमिंग्स के साथ। जो हमारी वासा के लोग हैं, हमारे LWMC के लोग हैं, हमारी इंतज़ामिया के लोग हैं, वो रात भर जागते रहे ताकि सुबह जब लाहौरी घर से बाहर निकलें तो उन्हें पानी खड़ा बना मिले। इंशाल्लाह ताला पूरे मानसून में यही सिलसिला रहेगा। हमारी नॉर्मल ज़िंदगी ने बारिश की वजह से इफ़ेक्ट तो ज़रूर होना है लेकिन रीएडजस्ट नहीं होना। हम ये जो पावर क्राइसिस के लिए हुकूमत का फ़ैसला है इसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट कराएंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को ये जो थोड़ी सी तकलीफ़ है अपनी ज़िंदगी के दस्तूर को दोबारा से रीएडजस्ट करने की या रीऑर्गेनाइज करने की, उसमें लोग हमारे साथ ताउन करेंगे। जनरली आपने देखा होगा ना सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि हर शख्स जो है वो चाहता है कि ये मामला जो है ये थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाए। ये सारी रात बाज़ारों का खुला रहना हमारे सिक्योरिटी अपरेटस के ऊपर बड़ा बोझ बनता है। और बहरहाल मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया कि दुनिया भर से आपको ये मिसाल मिलती है कि 6 बजे के बाद बंद हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल। हमने तो फिर ये टाइम जो है थोड़ा सा आगे का रखा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग इसमें ताउन करेंगे ताकि हम इसको फॉर एवर जो है वो ठीक कर जाए इस मामले को। जी बिल्कुल। कमिश्नर साहब, मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए आपका? जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने अभी बात की, हमें हमारी नेशनल हिस्ट्री के अंदर ये एक अच्छा मोड़ आया है जहाँ पर हमारे पास एक एक्सक्यूज़ तो है
लेकिन इस बहाने से हम अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बेहतर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं, रात को जल्दी सोने की आदत डाल सकते हैं, डे लाइट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की आदत डाल सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हम हर शहरी अगर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो हम अपना कौमी फरीज़ा भी सर अंजाम देंगे और पाकिस्तान इवेंचुअली प्रॉस्पर करेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तमाम लाहौरियों से, ताजिर बरादरी से, कि वो हुकूमत के इस इक़दाम की ना सिर्फ तायद करेंगे बल्कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर कहीं कोई वायलेशन होती हुई नज़र आती है या कोई चीटिंग करता हुआ दिखता है तो हमें रिपोर्ट करके हमारी मदद भी करेंगे और इस पूरे प्लान को कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी भी तमाम लाहौरियों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये फैसले किए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके, आप लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है उनको महदूद किया जा सके, कम किया जा सके। तो ज़रूर अपना किरदार भी अदा कीजिए, ज़रूर हुकूमत के साथ ताउन कीजिए, इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ भी अगर कराया जाएगा, दुकानें सील की जाएंगी, फाइन्स किए जाएंगे, काम तो तब भी आपको करना ही करना है। ये तो चाहे ये महदूद टाइम के लिए किया गया है, कम वक्त के लिए किया गया है, आप लोगों का रिस्पांस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस दें ताकि ये फैसला जो है जिस मकसद के लिए किया गया है वो कामयाब हो। सेकेंडली, बार बार कहा जा रहा है डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो कुछ नेचर के उसूल हैं, नेचर के कवानीन हैं, जब आप उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, नाश्ता सुबह जल्दी करेंगे, दोपहर का खाना टाइम पे खाएंगे, रात का खाना टाइम पे खाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, अपनी रात की नींद पूरी लेंगे, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाती है, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपका मूड खुशगवार रहता है। ये कुदरत के असूल जो हैं इनको अगर आप फॉलो करते रहेंगे, अच्छे तरीके से लाइफ को भी इंजॉय करेंगे क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सो इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए और ताउन कीजिए इंतज़ामिया के साथ। हम एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको कहेंगे एक बार फिर से शो में। और अब हम सेगमेंट्स की तरफ चल रहे हैं। सेगमेंट्स में हमने जहाँ पर बात की थी दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सो सब्जियों की कीमतें भी हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। तो सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव। कलीम की तरफ चलेंगे जी। कलीम, ओवर टू यू। गुज़श्ता रोज़ की बनिस्बत सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव बरकरार है और मार्केट के अंदर और सरकार की जानिब से जारी की जाने वाली सब्जियों की रेट लिस्ट में भी अच्छा खासा तजाद देखने को मिल रहा है। और रवां हफ्ते के अंदर सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 रुपये तक इजाफा देखने को भी आया है। इस वक्त अगर बात की जाए कि सब्जियाँ किस कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं तो आलू की बात करें तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 65 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 70 से 75 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्याज 60 रुपये से बढ़कर 80 रुपये तक जा पहुँचा है और जबकि सरकारी कीमत जो है ये 70 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा अगर टमाटर की बात करें तो ये 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसकी जो कीमत है ये 70 रुपये है। जबकि अगर बात करें लहसुन देसी की तो इसकी जो कीमत है सरकारी वो 140 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 240 से 220 230 के दरमियान तक ये फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद अदरक थाईलैंड की बात करें तो ये महंगा होकर 180 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इसकी जो सरकारी कीमत है वो 170 रुपये है। जबकि अगर बात करें हम लोग बैंगन की तो ये 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसकी जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 50 रुपये है। इसके अलावा अगर बात करें बंद गोभी की तो इसकी जो सरकारी कीमत है वो 100 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 110 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद अगर भिंडी की बात करें तो ये 70 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर इसकी जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 70 रुपये है, 70 से 75 80 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रही है। जबकि अरबी की बात करें इसकी जो सरकारी रेट है वो 80 से 85 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 90 से 95 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। करेले की जो सरकारी कीमत है वो 52 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ मिर्च जो कि आम दोपहर के खाने में अक्सर इस्तेमाल की जाती है, इसका जो इस्तेमाल है वो खासा किया जाता है, तो इसकी जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 150 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 150 से 55 और 60 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रही है, जबकि इसकी जो सरकारी कीमत है वो 145 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा भी जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी
देखा जाए तो 10 से 20 और 30 रुपये तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास हैं, उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो गरीब आवाम को रिलीफ देने के वादे किए थे वो धरे के धरे रह चुके हैं, और इनका यही कहना है कि इस हुकूमत ने, जो कि मौजूदा इक़्तिदार के अंदर हुकूमत है, उसने गरीब के मुँह से जो 2 वक्त के नवाले थे वो भी छीन लिए। इनका यही कहना है कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले जो आवाम के साथ वादे किए थे वो पूरे करे, ताकि जो गरीब की ज़िंदगी है वो आसान हो सके। जी बिल्कुल सही कहा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद थे और हमें सब्जियों की कीमतें बताई। अब चलते हैं मीट रेट्स की जानिब। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, बीफ आपको मिलेगा 749 रुपये किलो में। बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 935 रुपये किलो। मटन आपको मिलेगा 1793 रुपये किलो में और मटन मेंस 1898 रुपये किलो। और इसके बाद चिकन के रेट में आपको बता देती हूँ के मुताबिक जिंदा मुर्गी 280 रुपये किलो, इसका बना हुआ गोश्त 406 रुपये किलो। तो ये थी हमारी आज की रेट लिस्ट, आपके साथ शेयर की, कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमने आपको बताना है डॉलर की कीमत, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, बाकी करेंसी की सूरत हाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो कौन कौन से ब्रांड है जहाँ पर ऑफ लगी है। सेगमेंट है हमारा बचत बाजार। सो नाज़रीन, कौन कौन से ब्रांड हैं जहां ऑफ लगी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जी इक्वेटर ब्रांड। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप टू 30% ऑफ। अलमीरा पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। ईडन ग्रुप पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 35% ऑफ। और स्टाइलो पे अगर आप जाएंगे अप टू 51% ऑफ है। तो ये हमारे पास जी सेल्स जहाँ जहाँ हमने आपको बताया, ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हर रोज़ एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, टोटका शेयर करती हूँ, वो चीज़ें जो हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद हैं और हम उनका बेहतरीन फ़ायदा जो है, मल्टीपल फ़वाइद कैसे उसके मिलेंगे। आज हमारे पास जो चीज़ है, प्रोडक्ट है बेसन। और बेसन का इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं। खाने पीने में तो हम करते ही हैं, बेसन के इस्तेमाल से चेहरे पर आप निखार लेकर आ सकते हैं। तो आजकल गर्मियों का जैसे मौसम है, ऑल्दो आज तो मौसम बेहतर है, कल भी बेहतर था, लेकिन आगे गर्मियां हैं तो मौसम तो चेंज होगा ही। तो मौसम में इस तरह के आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन ड्राई भी रहेगी, ऑयली स्किन वाले ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और खुशगवार भी रहेगी और एक खूबसूरत सा निखार आएगा। बेसन से आप तरह तरह की ना सिर्फ ग़िज़ाएँ तैयार कर सकते हैं, बल्कि मिठाइयों में भी बेसन का इस्तेमाल होता है। बेसन के पकौड़े आज के मौसम में अगर आप खाएँगे तो जी कमाल ही हो जाएगा। अगर बेसन की मिठाई बनाकर खाएंगे, बेसन का हलवा भी होता है बाय द वे। तो आज ही शहर का मौसम खुशगवार है, तो ये चीज़ें आपके मौसम की खुशगवार को मज़ीद 4 चांद लगा सकते हैं। अच्छा जी, एक बेसन में जो खसूसियत है वो जी आपको बता दूं, इसमें आयरन से भरपूर है ये, और इसके साथ साथ खून की कमी जो है वो भी दूर होती है अगर आप बेसन का इस्तेमाल करें। और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बेसन की रोटी जो खाना है उसको मुफीद भी करार दिया गया है, यानी वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं वो बेसन की रोटी खाएं, उनके लिए बेहतर है। दिल और दिमाग को ताकत, और वो लोग जो कि कहते हैं जी सर बार बार चकराता है, सर में दर्द रहती है, बेसन का इस्तेमाल उनके लिए भी मुफीद है। सेकेंडली, वो लोग जो कोई आवाज़ की ख़राबी की वजह से परेशान रहते हैं, बेसन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ जहाँ पर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा है, वहाँ पर जो ब्लड के जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है उनके लिए भी बेसन को मुफीद करार दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मौसर है। पेट के अमराज भी दूर करने में मदद मिलती है, और सुबह अगर नाश्ते में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग जो कि परेशान रहते हैं कि उनका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल जो है वो इसके लिए मुफीद साबित हो सकता है। सो ये थे जी बेसन के मल्टीपल फ़वाइद जो कि आपके साथ शेयर किए। तो आपको किस मसले का सामना है, अगर चेहरे का कोई मसला है, कील है, तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने में भी तरह तरह की चीज़ें बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सेगमेंट अभी शामिल हम कर रहे हैं जी माल का हाल।
सो लिस्ट है हमारे पास करेंसी रेट्स की, आपके साथ शेयर करेंगे। वो आपके साथ शेयर करेंगे जी। अगला सेगमेंट कौन सा है? बिग स्क्रीन। अभी एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो आज है जी वर्ल्ड योगा डे। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया होता है योगा करना, और वो बड़े हमें पुरसुकून रिलैक्स लोग नज़र आते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा योगा जो है वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देता, बहुत ही लेट उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर लोग आदी हैं कि जल्दी जल्दी हम स्मार्ट हो जाएं, जल्दी जल्दी हमारा माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाए। अगर हम काम करके थक गए हैं तो योगा बड़ा इफेक्टिव है आपकी थकावट दूर करने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा। कुछ मिथ्स हैं योगा से रिलेटेड, और कुछ हम उन लोगों की भी बात करेंगे जो कहते हैं कि जी इसके रिजल्ट्स लेट मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं वेट तो कम हो ही नहीं सकता। सो ये सब चीज़ें हमने जाननी है। क्या अहमियत है योगा की? ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है इसको मनाना कितना ज़रूरी है? लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देना कितना ज़रूरी है? हम हमेशा आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि बेस्ट योगा हमारे साथ जो है वो शेयर करती हैं। हमेशा हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आती हैं सुलाफे नकवी। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अना, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड आई एम रियली ऑनर्ड इतने प्यारे इंट्रो के। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपकी मुस्कुराहट जो है मुझे आपके काम से ज़्यादा पसंद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी सुलाफे, वर्ल्ड योगा डे है आज, तो अगर पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है तो स्पेशली इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस है जो इसको इतना मनाया जाता है। क्या समझती हैं आप, कितना ज़रूरी है लोगों को आज के दिन इन्फॉर्म करना कि योगा उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले थैंक्स सिटी 42 का कि जो मुझे हमेशा मौका देता है कि हम इस चीज़ पर बात करें। योगा के बारे में ऑब्वियसली जिस तरह आप मिथ्स की बात करी थी, जो चीज़ हमें दिखने में स्लो लगती है ना, हम कहते हैं इसका क्या रिजल्ट आना है। जितना आप स्लो, मिसाल के तौर पे जो लोग वर्कआउट करते हैं और जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनको कहो कि बहुत स्लोली आपने वेट नीचे लेकर आना है, उनसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग अक्सर लिटरली चीखें मारने लग जाते हैं, कहते हैं ये तो ज़्यादा इंटेंस है, ये तो मुझसे नहीं हो रहा। योगा भी जितना स्लो आप परफॉर्म करते हैं, इसकी बहुत सारी फॉर्म तेज भी हैं, बट आप जितना स्लो परफॉर्म करते हैं आपका एक एक मसल इसमें एंगेज हो रहा होता है, जो कि नॉर्मली तेज परफॉर्म करने से नहीं होगा। इसमें आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कितने सारे केसेस, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे लोगों को अभी कार्डियक अरेस्ट या इससे रेलिवेंट बीमारियां हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं कि दिल की बीमारियां, जो दूसरे वाली दिल की नहीं, ये वाली दिल की बीमारियां बहुत सारे लोगों को होने लग गई हैं, और यंग एज के बच्चों में भी। ये योगा जो है आपकी इलनेस को दूर करता है, आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करेगा, खुदा न खास्ता अगर आप किसी डिजीज से गुजर रहे हैं उसके रिहैब के लिए काम करेगा या प्रिवेंशन पर काम करेगा। मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा कि अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आपको रिलीफ देगा। इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं तो ये आपको अलाइन करेगा। स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस योगा आपको उससे मिलाता है, क्योंकि आप इसको बहुत स्लोली पेशेंस के साथ परफॉर्म करते हैं, आपको बैलेंस देगा। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि अगर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम है कि आप कुछ जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते, या आपका माइंड एक टाइम में 3-3, 4-4 जगह पे रहता है, लेट्स सपोज आप शो कर रहे हैं तो इस टाइम आपके जहन में 3-4 चीज़ें चल रही हैं, यानी आप फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नमाज पढ़े होते हैं, नमाज पे नहीं फोकस कर पाते। तो मुझे तो ये पता चला है कि योगा इसके लिए भी बहुत बेस्ट है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि हमारे फोकस और कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा योगा से आपकी बेहतर हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे जो हैं तकरीबन 5-6 साल जब आपकी वो इंस्ट्रक्शंस को समझने लग जाते हैं तो उनको आप योगा में लेकर आओ, क्योंकि वहाँ पर जो उनके मसला आ रहा था कंसंट्रेशन का, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं बाय द वे कि हमारी कंसंट्रेशन स्पैन क्यों कम होता जा रहा है। बट अगर हम बात
बात करते हैं योगा की, तो अगर जितनी भी एक्सरसाइजेस बैलेंस के और होल्ड्स हैं जितने योगा के, जिसमें आप एक पोजीशन के अंदर खड़े हुए हो, वो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा क्योंकि आप एक जगह पर फोकस कर रहे हो। और दूसरा आपने बोला जिस तरह कि एक साथ बहुत सारे काम या बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, तो एक साथ वो बहुत सारी मूवमेंट्स नहीं कर पाते, तो योगा में आम जो स्क्वाट होल्ड अगर आप कर लें तो उसके बाद आप बहुत सारे काम एक साथ सर अंजाम दे सकते हैं। सही। अब मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर आप वॉक एक्सरसाइज करते हैं आप हेल्दी रहते हैं, वेट बहुत जल्दी कम कर लेते हैं, योगा से वेट कम नहीं हो सकता, एक ये मिथ है। सेकेंडली लोग ये कहते हैं कि आपके चेहरे पर निखार उस तरह से नहीं आता जो आप बाकी एक्सरसाइज और वो ना डिफरेंट डाइट प्लान आप अगर फॉलो करें तो आपका चेहरा बड़ा खुशगवार नज़र आता है। क्या ये मिथ है कि बाकी ऐसा है? ऑब्वियसली ये मिथ है, क्योंकि कहा जाता है कि वेट रिड्यूस नहीं होता योगा से। योगा से थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज से स्लो वेट रिड्यूस होगा, बट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के साथ। ऐसा नहीं होता कि जो लोग योगा कर रहे हैं उन्होंने चंद ऐसे योगा छोड़ दिया और उसके बाद वेट वापस आ गया। ठीक, बहुत सारे लोग जो भी किसी भी एक्सरसाइज के जरिए ड्रास्टिकली वेट रिड्यूस करते हैं, उससे होता है वो वापस आने के उतने ही चांसेस हैं, और साथ ही साथ वो स्किन पर भी आपके आएगा, स्किन डैमेज हो जाएगी, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। योगा में सबसे इसका बड़ा पॉइंट एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग सबसे प्लस पॉइंट, और दूसरा आपकी स्किन को बेहतर बनाता है, आपके बालों को अच्छा करता है, और जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम चल रहे होते हैं वो उसको भी सॉल्व करता है। आजकल तो बच्चियों में बच्चों भी इशू भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इवन मेल्स में। आप ज्यादातर समझते हैं शायद फीमेल में ये प्रॉब्लम होता है, मेल्स भी इस चीज का शिकार है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी भी आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप मार्शल आर्ट्स करते हैं, आप हिट वर्कआउट करते हैं, आप कुछ भी, योगा एटलीस्ट अगर आप डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन उसके रखें, डेडिकेटेड जो हो आपके योगा के लिए, 30 मिनट्स आपके हों वो आप योगा कर रहे हैं, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें और उसके कुछ पोजेस करें जो भी आपके फेवरेट हो। एज मैटर करती है इसके लिए कि बस यंग एडल्ट्स ने करना है? योगा इज फॉर एवरीवन। मेरे पास अभी जो फिलहाल जो क्लाइंट्स आती हैं वो 60 से अबव भी हैं, ठीक है, और जो उनकी एज शुरू होती है वो 12 साल से शुरू होती है। 12 साल से लेके 60 प्लस के लोग मेरे पास आते हैं, और वो तमाम लोग आराम से योगा परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज एक तो मॉडिफाई करना आपको आना चाहिए कि कौन सा जो पॉस्चर है किसके लिए बेहतर है। ज्यादातर हमें क्या होता है जॉइंट पेन, तो उस हिसाब से फिर मुझे पता होता है कि इनका प्रोग्राम कैसे डिजाइन करना है, इनको कौन सा होल्ड करवाना है, इनको कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। तो योगा इज फॉर एवरीवन। सही। और इसके साथ साथ बेस्ट टाइम क्या आप रिकमेंड करेंगी कि जिन लोगों ने, हमने अगले सेगमेंट में वो योगा जो कि आपके लिए रूटीन में बहुत ज्यादा बेस्ट है वो तो आपके साथ शेयर करना है, लेकिन बेस्ट टाइम भी बता दें। बेस्ट टाइम वैसे इसका होता है सुबह 4 से 6। अच्छा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर, बहुत जल्दी है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके लिए होगा जो आप अपने लिए निकालते हैं, सिर्फ अपने लिए, हम मी टाइम कहते हैं, तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट होगा। 30 मिनट्स चाहिए, चाहे वो आपके दोपहर के हों, बस आपका पेट खाली होना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एम्प्टी स्टमक आएंगे, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं या रात में योगा कर रहे हैं, या ये इवन हमारा जो होता है बिफोर बेड भी योगा होता है, यानी कि वो लोग जो सो नहीं पा रहे उनको स्लीप इश्यूज हैं, तो उससे पहले भी हम योगा उनको बताते हैं कि नींद आपको अच्छे से आ जाए। तो योगा का असल में टाइम 4 से 6 बेशक है, लेकिन हर वो टाइम जो आप अपनी जात के लिए सिर्फ निकालते हैं और उस वक्त आपने सिर्फ योगा के लिए वक्त, यानी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता तो मैंने योगा नहीं किया। आपके पास जो टाइम भी निकल सकता है अपने लिए आप वो निकाल के, बस स्किप नहीं करना। खैर, अब कौन सा योगा बेस्ट है? जो मैंने कहा आप मेंटली रिलैक्स, आजकल हर कोई परेशान है, कोई लड़ाई झगड़ों की वजह से, कोई महंगाई की वजह से, तो सबसे पहले मैंने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए पूछना है, क्योंकि जब यहाँ से ऑफिस से लोग घर जाते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं। सो हम कुछ योगा यहाँ पर परफॉर्म भी कराएंगे, आपने वो फॉलो भी करना, अपना फीडबैक भी देना है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ हम आपके साथ योगा की वो टिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि आप रूटीन में करेंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे, वेट भी कम देगा। और सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने जाते जाते कहा था सुलाफे को कि जी हम मेंटली रिलैक्स कैसे रहें, हर दूसरा बंदा लड़ रहा है। जी सुलाफे। सबसे ज़्यादा वाकई इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि मेंटली आप रिलैक्स कैसे रहें। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा होल्ड्स जितने भी आपके होते हैं, स्क्वाट होल्ड में बोल रही थी, अगर आप चाहें तो इसको सुमो स्क्वाट कर लें, जो नॉर्मली वर्कआउट लोग करते हैं उनको ये पता होगा। आप अपने हाथ जहाँ मर्जी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, जैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब आपने इस पोजीशन के अंदर होल्ड करना है कितनी देर। अब बिगेनर हैं तो 15 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, वैसे 30 सेकंड से बढ़ाकर आप 1 मिनट तक इसको ले जाएंगे। होगा क्या, ये आपको बॉडी टोनिंग तो देगा, वेट लॉस की भी ज़्यादातर लोग बात करते हैं। अब चूंकि इसमें आप ज़्यादा देर तक आपने खुद यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, होल्ड से होगा कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होगी, आप में बैलेंस आएगा, आप रिलैक्स होंगे, और साथ ही साथ इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। जब आप ये चीज़ करते हैं तो आपकी एक्सहेलेशन के साथ साथ आपका स्ट्रेस भी
वो निकलना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी से, आपकी जान छोड़ देता है। दूसरा एक प्रेशर पॉइंट होता है यहाँ पर आपकी पिंकी फिंगर पर। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो रहा, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आप इसको प्रेस करना शुरू कर दें। आप फील करेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपकी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होना शुरू हो गई है। इसके अलावा क्या होगा, आपने स्ट्रेच किया, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली बस आपने अपने हाथ यहाँ पर रख लिए और यहाँ पर स्टे करना है आंखें बंद करके 30 सेकंड्स के लिए 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद आप एक्सहेल कर लें। दरमियान में आप सांस लेते रहेंगे, लेकिन आप वापस आएंगे तो आप एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। जितने भी हमारे ट्विस्ट होते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। चाहे आप हाथ यहाँ रखें, यहाँ हाथ रखें या यहाँ रखें, आपने जैसे ही ट्विस्ट करना है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, इससे होता ही है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करेंगे, मेंटली आप उतना ही फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्टबन है, आपको लगता है बात नहीं मानता, रिजिड है, तो उसको आप ये एक्सरसाइजेज फ्लेक्सिबिलिटी की कराएं, आपको फील होगा कि उसको वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या आप इसको इंटेंस वैसे बनाना चाहते हैं, आपने अपनी टोज़ पर खड़े होना है और अपनी हील्स को उठाना है इस तरीके से। जैसे आपने इसको उठाया, अब आपने अपना हाथ यहाँ रखा, इनहेल किया एंड एक्सहेल, साथ ही आप इस स्टैंस में अपने वापस आ जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो लव हैंडल्स होते हैं वो भी होते हैं और साथ ही योगा कि हमें बेनिफिट्स भी चाहिए। आपने यहाँ पर सिर्फ बिगिनर लेवल के लिए ये एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज होता है, यहाँ पर आपने अपना हाथ रखा और यहाँ आप स्ट्रेच आउट, अपने आप को स्ट्रेच करें और यहाँ पर रहेंगे 30 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद दोनों साइड्स पर आप इसी तरह स्विच कर जाएंगे। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। आज की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होगी योगा डे पर, वो हम देंगे 3+3, यानी कि 3 काउंट में इनहेल, 3 काउंट में एक्सहेल। आप यहाँ पर काउंट करेंगे एंड एक्सहेल। जैसे ही बेनिफिट ऑब्वियसली इससे ये होगा कि आपके जात में बैलेंस आएगा। क्योंकि आप पैटर्न फॉलो करें, आपकी सांस जो है, जैसे ही आप गुस्से में आते हैं सांस चेंज होती है। आप अगर सांस को कंट्रोल करें अपनी मर्जी से, तो आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल में हो जाएगा। इसी तरह जो सामने वाला कोई इंसान अगर आपको गुस्सा दिला रहा है, तो उसका मतलब उसमें सलाहियत आपको गुस्सा दिला सकता है। आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करें कि जितना भी गुस्सा वो दिलाना चाहे आपको गुस्सा ना आए। तो इसके अलावा कमाल ही हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा आपकी नॉर्मल जो साइड स्ट्रेच है, जो हम नॉर्मली करते हैं अपने डिफरेंट वर्कआउट्स में भी, योगा में भी सेम ये वैसे ही होगी। आप इनहेल करते हुए साइड पे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से इसको टिल्ट करेंगे ताकि ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप सीधा जाएंगे तो आपकी कमर के लिए हो सकता है थोड़ा सा रिस्की हो, इसलिए आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें। वो तमाम लोग जिनको जॉइंट का इशू है, वो अपने नीज को बिल्कुल रिलैक्स रखें। नेवर एवर लॉक योर नीज। ज़्यादा लोग इसे लॉक कर लेते हैं। वहाँ से आपने थोड़ा सा इसको लंच पोजीशन में चले जाएं, आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। जितना आप नीचे जा सकते हैं वहाँ तक गए और उसके बाद आप वापस आ गए। साथ ही साथ अगर आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, इनहेल करना है एंड एक्सहेल। ये साथ ही साथ जब आप मूवमेंट कर रहे होंगे, हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ कर सकें, ये एक मूवमेंट है। मिसाल के तौर पे आप इनहेल भी कर रहे हो एंड एक्सहेल भी। सही। तो ये भी आज का बेस्ट योगा है जो कि आपके साथ शेयर किया आज के दिन की मुनासबत से। आपने जरूर अपना फीडबैक इस पर हमें देना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।